Good morning everybody. Now in last lecture we are discussed about the acceleration, but acceleration produced by three method. First, the magnitude of velocity increase या decrease, then acceleration produce होगा. Second, the direction of velocity change होने से भी acceleration produce होगा. And third, मैग्नेटिक डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. और लास्ट वीडियो के अंदर सभी डिस्कशन हमने कंप्लीट की थी. ओके, सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन कंप्लीट किया. द एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज कॉल्ड डी वी अपॉन डी टी. The derivative of velocity with respect to time. The another equation is A is equal to dv by dt is equal to d square x upon dt square. The second derivative of displacement with respect to time is called acceleration. Okay, last lecture में बताया था कि हम दो acceleration complete किए, average acceleration and instantaneous acceleration. लेकिन constant acceleration के भी equations है जिसको काइनेमेटिक्स के इक्वेशन बताए जाते हैं. ओके, आज वो तीनों इक्वेशन हम कंप्लीट करेंगे. काइनेमेटिक्स के इक्वेशन ऐसे भी मेरे ख्याल से 9th में आपने कंप्लीट किए थे. द फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू v0 प्लस at. Here v is the final velocity, v0 is the initial velocity, a acceleration and t time. Second equation is x equal to v0 t plus 1 by 2 at square. Here x is a displacement, v0 initial velocity, t time, at square मतलब acceleration and time. And third equation is v square minus v0 square is equal to 2x. Final velocity, initial velocity, acceleration and displacement. Okay, ये तीनों इक्वेशन जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है. सेकंड इक्वेशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है. और थर्ड इक्वेशन जिसके पास टाइम नहीं है. फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सेकंड फाइनल वेलोसिटी नहीं होगी और थर्ड इसमें टाइमिंग नहीं होगा. ओके, लेकिन ये तीनों की कंपैरिजन से पता चलेगा कि तीनों इक्वेशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है. विदाउट इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किसी भी इक्वेशन का आप यूज़ नहीं कर सकते विदाउट इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशन के अंदर है. सो विदाउट इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये यूज़ नहीं होगा. लेकिन फर्स्ट इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, सेकेंड फाइनल वेलोसिटी नहीं देगा और थर्ड से टाइम की कैलकुलेशन नहीं होगी. तो ये भी याद रखना है. तो सबसे पहले तीन इक्वेशन जो तीनों इक्वेशन दिए वो तीन इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से हम कंप्लीट करेंगे. ग्राफ के जो मेथड है से कंप्लीट करेंगे. सो ग्राफ प्लॉट करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम. ओके, ग्राफ को जिस तरह से है इसको इनिशियल वेलोसिटी बताया जाएगा for t इक्वल टू 0 और पॉइंट क्या लिखेंगे, ओरिजिन मतलब O. एट t इक्वल टू 0 द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v0. और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी. इसका मतलब कि ये जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटरी मोशन करेगा. ओके, एंड देन टाइम t, एट द टाइम t द फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड v. फाइनल वेलोसिटी इज अ v. ओके, रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे. फाइनल वेलोसिटी v, initial v0 is called v minus v0. Okay, now this difference is t. Okay, और नंबरिंग कंप्लीट कर दे तो इसमें लिखेंगे a पॉइंट o, then a, b, c and d. ओके, या यहाँ सीक्वेंस में लिख देते हैं. ओके, फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट करना है.
कौन सा था, v इक्वल टू v0 प्लस ए टी। सो ग्राफ v वर्सेस t का है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ की स्लोप फाइंड करने से एक्सेलरेशन मिलेगा। सो नाउ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB, and therefore slope is equal to delta V upon delta T। delta V मतलब B to C and delta T मतलब okay, now B to C is a magnitude of V minus V0 and this difference is T। so now multiplication is A into T is equal to V minus V0, क्योंकि एक्सेलरेशन की फार्मूला थी। सो नाउ फर्स्ट फार्मूला इज V इक्वल टू V0 प्लस AT। सो फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल टू V0 प्लस AT। ओके, ग्राफ की स्लोप फाइंड करने से ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन। अब ग्राफ V वर्सेस T है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, and the velocity is equal to displacement upon time, velocity equal to displacement upon time, and therefore displacement equal to velocity into time, velocity into time। तो आप displacement कैलकुलेट करने के लिए x is equal to area of, सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर शेप होगा, A C D O, area of A C D O plus area of triangle A B C। अब एक चीज याद रखना कि जब आप V वर्सेस T ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, V वर्सेस T ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ग्राफ के नीचे जो भी शेप है उसकी एरिया कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ग्राफ के नीचे जो शेप आपको कंप्लीट करके मिलेगा वो इस टाइप का होगा। इसको 2 पोर्शन में रखा, एक रेक्टेंगुलर शेप एंड ट्राइंगल, दोनों के लिए एरिया ऐड करेंगे। ओके, सो नाउ x इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी ओ, सो लेंथ एंड ब्रेथ, तो सबसे पहले डिस्टेंस कितना होगा, सो V0 और ये डिस्टेंस, सो टाइमिंग t, सो V0 t प्लस नाउ एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ABC, सो 1/2 एरिया ऑफ 1/2। ओके, क्या लिखेंगे बाद में, इस ट्राइंगल के लिए सबसे पहले बेस और कोऑर्डिनेट्स T इंटू V माइनस V0, ये T और ये क्या होगा V माइनस V0। नाउ x इक्वल टू V0 T प्लस हाफ V माइनस V0 इंटू T, but acceleration A is equal to V minus V0 upon, इस फॉर्मूला लिखा है। ओके, एंड देयरफॉर V माइनस V0 इज इक्वल टू A इंटू T, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो नाउ x इक्वल टू V0 T प्लस 1/2 A इंटू T इंटू D होगा। सो नाउ फॉर्मूला x इक्वल टू V0 T प्लस 1/2 AT स्क्वायर, the second equation of constant acceleration। okay, now third equation कैलकुलेट करने से पहले एवरेज वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू, ओके, पूरे पाथ के लिए इनिशियल वेलोसिटी V0 बट फाइनल वेलोसिटी v, सो एवरेज इक्वल टू v प्लस V0 डिवाइड बाई 2, दोनों ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 इज अ एवरेज वेलोसिटी। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो नाउ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस V0 अपॉन 2, बट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ये t उधर शिफ्ट कर दो, ये इधर आएगा। सो फॉर्मूला गेट V माइनस V0 अपॉन a, ये फ्रॉम इक्वेशन 1। सो नाउ x इक्वल टू, ओके, इस ब्रैकेट में एडिशन, उधर सब्ट्रैक्शन होगा, तो लिखेंगे V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर अपॉन 2a, एंड देयरफॉर द फाइनल इक्वेशन इज V स्क्वायर
minus v0 square is equal to ax is the equation number 3. ओके, तो टोटल 3 इक्वेशन थे. फर्स्ट v इक्वल टू v0 प्लस 80, सेकेंड x इक्वल टू v0 t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax फ्रॉम ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफ कौन सा होगा? v वर्सेस t एट t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी v0. ओके, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी. आफ्टर टाइम t वेलोसिटी फाइनल इज अ v. ओके, नाउ द एक्सेलरेशन a is equal to slope of line AB. Okay, slope equal to difference on y-axis upon difference on x-axis. So delta v upon delta t. So BC upon AC. BC is a v minus v0, and the difference AC is equal to t. Okay, t यहाँ multiply करेंगे. A into t is equal to v minus v0, and the first equation v equal to ये इधर शिफ्ट कर दो v0 plus 80. इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम स्लोप ऑफ लाइन ए बी. ओके, नाउ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी ग्राफ है इसके नीचे जो शेप है उसकी एरिया कैलकुलेट करनी पड़ेगी. कब ऐसा होगा? जब ग्राफ v वर्सेस t होगा. ओके, सो नाउ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी एंड ओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी. ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ, सो लेंथ और ब्रेथ. सो क्या लिखेंगे पहले? v0, ये डिस्टेंस क्या होगा? t प्लस 1/2, 1/2 ये डिस्टेंस t और ये v0. सो t इंटू v0, सॉरी v माइनस v0. ओके, नाउ x इक्वल टू v0 t प्लस हाफ, पहले ब्रैकेट लिखा v माइनस v0 इंटू t. बट इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ से a इज इक्वल टू v माइनस v0 अपॉन t, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसका मतलब v माइनस v0 इक्वल टू 80, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. सो v0 t प्लस हाफ a इंटू टी इंटू टी. सो x इक्वल टू v0 t प्लस हाफ 80 स्क्वायर. ओके, यहाँ से थर्ड इक्वेशन स्टार्ट होगा कि पूरे पाथ के लिए 2 इक्वेशंस मिले और 2 वेलोसिटी भी है. इनिशियल वेलोसिटी इज v0, फाइनल वेलोसिटी इज v. सो नाउ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस v0 डिवाइड बाई 2. नाउ from equation of velocity, so from equation of velocity, the displacement equal to velocity into time. So v bar is equal to v plus v0 divided by 2. And from equation 1, the value of time t is equal to v minus v0 upon a. Okay, so now multiplication is v square minus v0 square upon 2a, and therefore 2 यहाँ multiply कर दो. सो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. ओके, ये 3 इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन फ्रॉम काइनेमेटिक्स इक्वेशन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड. ओके, और ये जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है. ओके, इस इक्वेशन के लिए डिफरेंट जो एप्लीकेशंस क्वेश्चन दिए वो आप कंप्लीट करना शुरू करेंगे. कि सपोज ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल होती है तो फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट की मोशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से होती है. सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, सपोज एयर रेजिस्टेंस आप निगलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड जाती है तो एक्सिस के हिसाब से डाउनवर्ड इज अ नेगेटिव वाई एक्सिस, और नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट सभी हम नेगेटिव लेंगे. इसका मतलब फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट के लिए जब इक्वेशन कंप्लीट करना है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0. ओके, नाउ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस जी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहेगा इन नेगेटिव वाई एक्सिस, सो ए इक्वल टू माइनस जी, एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस एच. ये सभी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वेशन में ऐड करते जाएंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल टू v0 प्लस 80. सो नाउ v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, a इज इक्वल टू माइनस c इंटू t. सो नाउ फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस g इंटू t. ओके, इस टाइप की आपको इक्वेशन मिलेगी. ओके, नाउ सेकेंड इज x इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 80 स्क्वायर.
सो नाउ x इक्वल टू माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब दिस मल्टीप्लिकेशन 0, 1/2 माइनस g इंटू टी स्क्वायर. ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर. नाउ थर्ड, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. ओके, नाउ v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 माइनस g into minus h. So now v square is equal to 2gh and therefore final velocity is equal to under root 2gh. ओके, तो ये सभी इक्वेशंस जो हमने कंप्लीट किए वो फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट के लिए है. और फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट के लिए अब ग्राफ प्लॉट करना शुरू करेंगे कि सपोज a वर्सेस t, एक्सेलरेशन वर्सेस t का सपोज ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सेलरेशन वर्सेस t. ओके, सो नाउ इन दिस डायरेक्शन पहले एक्सेलरेशन देन टाइमिंग, क्योंकि a वर्सेस t ये ऑलवेज y एक्सिस पे होगा और ये x पर रहेगा. ओके, सपोज यहाँ 5, 10 ऐसा लिख रहे. ओके, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. इसको g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से जो एक्सेलरेशन मिलता है वो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, डाउनवर्ड जाएगा मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे जाएगा, इसलिए उसको नेगेटिव पोर्शन में बताया जाएगा. तो फर्स्ट ग्राफ फॉर फ्री फॉल ऑब्जेक्ट इज a वर्सेस t और वो टाइम को एक्सिस को पैरेलल रहेगा. और कहाँ से पास होगा? सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नाउ सेकेंड ग्राफ फॉर वेलोसिटी और टाइमिंग. सो ना वेलोसिटी और टाइम, तो ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा. से स्ट्रेट लाइन होगा कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है. इसका मतलब पर सेकेंड या पर टाइम के हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म होगा. तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. ओके, तो फर्स्ट ग्राफ था a वर्सेस t, सेकेंड हमने कंप्लीट किया v वर्सेस t एंड थर्ड ग्राफ होगा x वर्सेस t, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ लिखेंगे x, ये टाइम होगा t और ये इस तरह से फ्रीली फॉल होगा. तो डिफरेंट 3 ग्राफ्स थे, a वर्सेस t, v वर्सेस t एंड x वर्सेस t. और उससे पहले हमने 3 इक्वेशन कंप्लीट किए. ये पूरा पोर्शन फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट के लिए होता है. जब ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से फ्रीली फॉल किया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और वो डाउनवर्ड जाएगा. और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हाइट, वेलोसिटी, ओके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबको हम क्या लेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे. ओके, नाउ सेकेंड एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए है. स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब मूविंग व्हीकल को जब ब्रेक लगाई जाएगी तो वो इंस्टेंटली स्टडी नहीं होता. थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो स्टडी कंडीशन में आएगा. जो डिस्टेंस वो मूव करेगा या ट्रैवल होगी उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बताएंगे. ओके, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए मेन प्रॉब्लम या मेन पोर्शन कौन सा था कि सपोज आप ब्रेक अप्लाई करेंगे. ओके, और सेकेंड चीज़ को इनिशियल वेलोसिटी है. ये 2 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिससे कैलकुलेशन हो सकती है. ओके, इसके लिए भी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज़ करेंगे. v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. ओके, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी v0 है. ब्रेक करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0. जब फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 होगी इसका मतलब कि v0 से v तक जाने के लिए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी. और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है उस एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बताएंगे. इसका मतलब a इक्वल टू -a लिखेंगे. ओके, और जो डिस्टेंस है उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बता सकते हैं. ओके, सभी वैल्यू ऐड करेंगे. सो v स्क्वायर 0 v0 स्क्वायर इज इक्वल टू -a इंटू x. फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि ब्रेक लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. इनिशियल वेलोसिटी v0 तो लिखा v0 स्क्वायर a. एक्सेलरेशन की जगह प्रोड्यूस होगा रिटार्डेशन मतलब -a और x. ओके, दोनों साइड माइनस माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा. सो ना v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax एंड देयरफॉर
स्टॉपिंग डिस्टेंस x इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन 2a। इसका मतलब कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका भी क्या होता है, स्क्वायर। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी। एंड सेकेंड, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑन डिपेंड ऑन रिस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स। जो भी फोर्स आप रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ ब्रेक। कैपेसिटी ऑफ ब्रेक जितनी ज़्यादा होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रहेगा। तो टेक्स्ट बुक में बताया है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड ऑन, so stopping distance depend on initial velocity and stopping distance depend on the capacity of brake या resistive force। ओके, तो ये जो बताया इससे इस इक्वेशन को हमने कंप्लीट किया। क्लियर? जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, एज पर एग्जाम्पल किसी ऑब्जेक्ट के लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस x इक्वल टू 20 मीटर। Now suppose the initial velocity of an object is 20 meter per second. So what is the stopping distance? Okay, तो फॉर्मूला क्या होगी, x is proportional to v0 square, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वही होगा। So x proportional to v0 square. So now x2 by x1 is equal to v02 square upon v01 square, and therefore x2 equal to x1 into v02 upon v01 whole square। ओके, इनिशियल डिस्टेंस इज कॉल्ड x1, ये x2 लिख लेंगे 20, फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 10 होल स्क्वायर, कैंसल। सो नाउ 20 into 4, so you get answer 80 मीटर। ओके, सपोज यहाँ से लिखो कि v0 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, then distance is 20, so v0 20 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस हाउ मच, तो मल्टीप्लिकेशन से आंसर 40 मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x इज प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर, सो आंसर इज 80 मीटर। मतलब इस टाइप के MCQ या इस टाइप की न्यूमेरिकल स्टॉपिंग डिस्टेंस की जो फॉर्मूला है वहाँ से आपको मिलेगी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर। ओके, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन। तो ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक थी। ओके, काइनेमेटिक इक्वेशन के अंदर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए, सेकेंड स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए, ओके, एंड और एक कैरेक्टरिस्टिक थर्ड, और वो है द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ओके, nth सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट मतलब सपोज थर्ड सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट मतलब 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हुआ और 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हुआ, दोनों की सब्ट्रैक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। ओके, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड कैलकुलेट करना है। ओके, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि थर्ड सेकेंड के लिए कंप्लीट करना है तो पहले हम 3 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, x3 जिसको बताया जाता है डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, और इस डिस्प्लेसमेंट को बताएंगे हम डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सिंगल सेकेंड में होने वाली डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सपोज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v0 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, तो nth सेकेंड में, थर्ड की जगह क्या लिखा, nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेस होगा। अब सपोज nth सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, nth सेकेंड, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, xn, और बाद में xn माइनस 1, और इस डिफरेंस से हमको nth सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। ओके, ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टाइम की भी ज़रूरत है, इनिशियल वेलोसिटी दी, एक्सेलरेशन दिया और डिस्प्लेसमेंट हमको कैलकुलेट करना है। सो नाउ सबसे पहले फॉर t इक्वल टू n सेकेंड, सो नाउ xn, सो v0 इंटू n 1/2 an स्क्वायर, टाइमिंग की वैल्यू क्या रखी, n सेकेंड। नाउ फॉर t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड,
एक्स एन माइनस वन, वी ज़ीरो इंटू एन माइनस वन, जहाँ जहाँ हमने टी लिखा वहाँ एन माइनस वन लिखेंगे, प्लस 1/2 एन माइनस वन होल स्क्वायर. सो नाउ मल्टीप्लिकेशन इज v0 n minus v0 plus 1/2a. Okay, n square minus 2n plus 1. Now v0 n minus v0 plus 1/2 a n square. Okay, now multiplication में 2 into 2 cancel, so a into n प्लस a अपॉन 2, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा. ओके, यहाँ हम चेक करेंगे कि ये प्लस था. ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट इन एंड सेकेंड, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन. मतलब इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, नाउ एक्स एन इज इक्वल टू वी ज़ीरो एन प्लस 1/2 माइनस. अब माइनस इसका मतलब सबकी साइन चेंज हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, माइनस वी ज़ीरो एन प्लस वी ज़ीरो माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस ए एन एंड माइनस a/2. ओके, v0n प्लस v0n माइनस कैंसल, 1/2 an स्क्वायर माइनस 1/2 an स्क्वायर कैंसल. सो रिमेनिंग पार्ट xn इक्वल टू v0 प्लस an माइनस a/2. सो नाउ v0 a कॉमन n माइनस 1/2 एंड देयरफॉर v0 प्लस a/2. चलो a लिखते हैं, एलसीएम लेंगे, 2n माइनस 1 अपॉन 2 एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड v0 प्लस a/2 2n माइनस 1. क्लियर? आपको लगेगा इतनी बड़ी, देखिए पूरा न्यूमेरिकल है, वन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं, थियरी में पूछ सकते हैं. डिराइव द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा. लेकिन इसकी यूज़ क्या है, तो बहुत बार इन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर JEE है, नीट है, इसमें ये पैटर्न है कि आपको ऐसा बताया जाएगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ओके इन 4th सेकेंड, तो आपको एक्सेलेरेशन ये सब देख के देंगे. लेकिन मेजोरिटी जो पैटर्न पूछी है इसमें ऐसा बताया है कि स्टेडी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन स्टार्ट करता है. ऑब्जेक्ट स्टेडी है, स्टेडी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये क्या हो जाएगा 0. कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन स्टार्ट करता है. ओके, नाउ द फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड एंड 3rd सेकेंड. 4th सेकेंड एंड 3rd सेकेंड. ओके, जब 4th सेकेंड, चलो इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब ये तो लिखना ही नहीं है. 4th सेकेंड में यहाँ लिख रहा हूँ, चलो n4 a/2 यही रहेगा, यहाँ रखेंगे 4 टू जा 8 माइनस 1 मतलब 7. और 3rd सेकेंड कॉन्स्टेंट एक्शन मतलब a/2 ऐसा ही रहेगा, यहाँ क्या रखेंगे 3 जा 6 माइनस 1 मतलब 5. ओके, रेशियो फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड. ओके, दोनों के रेशियो फाइंड किया तो a/2 कैंसल, आंसर इज 7/5. तो ये फॉर्मूला याद होगी तो हम इजीली इसको कंप्लीट कर पाएंगे. ओके, तो आज हमने सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन कंप्लीट किए, और काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के बाद उसकी फर्स्ट जो एप्लीकेशन थी वही थी कि फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट जो है, फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट, ओके, उसके लिए हमको इक्वेशंस लिखने थे और उसकी ग्राफ बनानी थी. सेकेंड नंबर की एप्लीकेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस की थी. जो मूविंग व्हीकल है, जब उसको ब्रेक अप्लाई करेंगे हम, ओके, तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस स्टार्ट करने के बाद स्टॉप हो जाएगा. ओके, तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड ऑन कैपेसिटी ऑफ ब्रेक. ओके, और वो भी हमने कंप्लीट किया कि x इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन 2a से कैलकुलेट हो सकता है.
और ये थर्ड एप्लीकेशन थी उसकी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड की फॉर्मूला बताओ। तो सबसे पहले हमने ये x इक्वल टू स्टार्ट किया, x इक्वल लिखने के बाद पहली टाइमिंग n सेकेंड, ये फार्मूला मिलेगी, और उसके बाद वाली टाइमिंग n-1 सेकेंड। जब n और n-1 की सब्ट्रैक्शन होगी सो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड हमको कंप्लीटली मिलेगा। तो इस तरह से डिरिवेशन से आंसर मिला xn इक्वल टू v0 प्लस a/2 2n-1। ओके, और इसकी यूज कंप्लीट की कि सपोज द डिस्प्लेसमेंट इन द 4 सेकेंड एंड 3 सेकेंड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट क्या होगा जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रेस्ट पोजीशन से जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट होती है ऐसी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस इन 4th सेकेंड एंड डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, ओके, वो अलग है। डिस्टेंस इन 4th सेकेंड एंड डिस्टेंस इन 3rd सेकेंड वो अलग है। टोटल 4 सेकेंड टोटल 3 सेकेंड डिफरेंट चीज़ है। डिस्टेंस इन 4th सेकेंड तो 1 सेकेंड की बात हुई, डिस्टेंस इन 3rd सेकेंड वो भी सिंगल सेकेंड की बात हुई, उसकी रेशियो कंप्लीट करनी थी। तो इस तरह की आंसर हमको मिलेगी। क्लियर? तो आज हमने एक्सेलरेशन वाली टॉपिक कंप्लीट कर दी। ओके, इसके साथ भी एनिमेटेड वीडियो है, वो काइनेटिक इक्वेशन का ही है जो आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और इसके साथ भी होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको मैंने पीडीएफ भेजी है चैप्टर नंबर 3 के थियोरी की पीडीएफ, उससे लिख के मुझे आपको ये होमवर्क सबमिट करना है। क्लियर? हर रोज़ हम काम करेंगे, जो भी पढ़ा वो होमवर्क के तौर पे लिखेंगे, तो हर रोज़ डे टू डे हमारा वर्क कंटिन्यू हो जाए। ओके, तो थियोरी की मैंने आपको पीडीएफ भेजी है चैप्टर नंबर 3 की, और उससे जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आप होमवर्क में लिख के मुझे सिंगल डे में कंप्लीट कर देंगे। ओके, displacement x, velocity v, acceleration a, and time t are related. Let's derive how each term is related to the other. Before deriving the kinematic equations, we have to learn about a, t, and vt graphs. You know that acceleration can change with time and the position of the body. Here, we will deal with bodies moving with constant acceleration. VT graphs help us understand the given problems a little more clearly and solve them easily. Let us look at one interesting aspect of the VT graph. This graph actually helps find the displacement of a body. Let us consider an example where a body is moving with a constant velocity, v, during the time interval, t, where t is equal to t0 is equal to 0 to t is equal to t1. Let us draw the vt graph representing this motion of the body. We get a line parallel to the x-axis. We know that velocity of a body is the ratio of its displacement and the time interval. We can say that displacement is a product of velocity and the time interval. This is the product of velocity v and time interval t1. This is nothing but the product of the height and the length of the rectangle formed when a line is dropped perpendicular to the x-axis. That is, the area of the rectangle. The area under the line up to the x-axis indicates the displacement of the body. The same concept applies to bodies moving with a constant acceleration. In this case, the VT graph will be an inclined line, and the area under this inclined line up to the x-axis represents the displacement. There are three important kinematic equations for uniformly accelerated motion. Let us derive these equations one at a time. The first equation is the relation between initial velocity v naught, final velocity v, uniform acceleration a, and time t. The velocity of an object is v naught at t naught is equal to 0 and v at time t. Average acceleration, a dash, is the ratio of the difference between v and v naught and the difference between t and 0. The value of a dash is equal to acceleration
when acceleration is constant. By cross-multiplying and rearranging, we get the value of velocity as the sum of v naught and the product of a and t. This is equation 1 of motion. The second equation represents the relation between displacement x, initial velocity v naught, acceleration a, and time t. The area under the line PQ up to the x-axis represents displacement x. Displacement x is represented by the area between the lines joining points O, P, Q, and S. This is equal to the sum of the areas formed by the triangle PQR and the rectangle PRSO. We get the value of x as half the product of t, and the difference of v and v naught plus the product of v naught and t. From equation 1, the value of v is the sum of v naught and the product of a and t. Here, the value of the product of a and t can be derived as the difference between v and v naught. Now, replacing the v minus v naught in the equation by at, we get x is equal to v naught into t plus half at square. This is equation 2 of motion. The third equation is the relation between initial velocity v naught, final velocity v, acceleration a, and displacement x. The average velocity of a body v dash is half the sum of v and v naught, where acceleration is constant. We know that displacement is the product of average velocity and time, that is, the product of v dash and t. From equation 1, v is the sum of v naught and at. By rearranging the equation, we get time t equal to the ratio of the difference of v and v naught and a. Substituting the values of t and v dash in the equation for displacement, we get x equal to the ratio of the difference between v square and v naught square, and twice the value of a. By rearranging the above equation, v square is equal to v naught square plus 2ax. This is equation 3 of motion. Let's now use calculus to derive the equations of motion that were derived so far using basic mathematics.